तो बच्चों अब तक हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हमने इससे पहले देखा कि जो इफ़ेक्ट है दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है उस पर रेट का क्या इफ़ेक्ट है, रेट हम उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज के जितने भी हमने टॉपिक किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट कांस्टेंट। क्लियर है? इसको अर्हेनियस इक्वेशन भी कहा जाता है क्योंकि अर्हेनियस और मैक्सवेल ने मिल करके इस कंसेप्ट का फॉर्मेशन किया था। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा बहुत पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हम इसी चीज़ को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है ना। रेट को हम इसी चीज़ में क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे थे ना, हम इसी 10 डिग्री को इंक्रीज होने से ऐसा क्या होगा कि रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, हम इसी बात को यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम बढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर। और जैसा कि मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं हम, अर्हेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा। अर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा बात क्या है वो देखिए, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं हमारा, ठीक है ना। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री केल्विन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स और मोर, कि या तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, या थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसी बात को हमें पढ़ना है कि जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 10 केल्विन से इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या होगा, डबल हो जाता है। हम इस पे बात करने वाले हैं। लेकिन रेट को एक्सप्रेस किया जाता है टेम्परेचर के इफेक्ट से, टेम्परेचर कोफिशिएंट से। किससे करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इसको लिखते हैं हम n से। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, ये मिलता है कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है, कब, जब टेम्परेचर कितना है आपके पास, जब 10 डिग्री आपने इंक्रीज कर दिया था, सॉरी 10 केल्विन, है ना। मतलब कितना हो गया, 308 हो गया, 298 तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते ही हैं। 10 केल्विन अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 308 पे। एंड आफ्टर दैट हमें रेट की बात करनी है, और वो भी रेट कांस्टेंट कब, जब टेम्परेचर हमारे पास क्या था, T। इन दोनों का जो रेशियो है इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। याद रखना, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, n है। कैसे कैलकुलेट होता है, t प्लस 10 पे कितना रेट कांस्टेंट है अपॉन में t पे कितना रेट कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और n का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या मिलेगा आपको, n इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन क्या मिलता है आपको, 2 मिलता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन डबल या डबल से थोड़ा सा क्या मिलेगा, ज़्यादा, 3 टाइम्स नहीं होता 10 डिग्री से। मतलब डिपेंड करता है बॉन्ड्स के ऊपर, डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। लेकिन मिनिमम क्या होगा, डबल तो होगा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3 से कम रहेगा, 3 नहीं हो सकता। तो मतलब ये इतने टाइम्स क्या हो सकता है, कोफिशिएंट आपको मिल सकता है, इतने टाइम्स क्या कर सकता है, रेट को इंक्रीज कर सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसी बारे में बताता है कि रिएक्शन कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर आपको बोल दिया जाए कहीं पर कि n का वैल्यू 2.3, तो आप समझ लेना कि 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इनिशियल था उसका इसने क्या कर दिया, 2.3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम ना इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं कि हुआ क्या, क्या हो रहा था। तो दैट मीन्स कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन है, ध्यान से समझना हर एक चीज़ को, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। At T temperature, a small fraction
small fraction of reactant molecules have their energy equal to threshold energy. That means only this small fraction can form product. ठीक है ना? क्या है कि टी टेम्परेचर पे जरूरी नहीं कि सबके पास क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर ये लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा बता दूं वो भी लिख लीजिएगा कि टी एट टी टेम्परेचर स्मॉल फ्रैक्शन हैव द काइनेटिक एनर्जी or the energy which is almost equal to the threshold energy. That means this small fraction can only form the product. मतलब 50 में से 5-7 के पास क्या है, वो एनर्जी है टी टेम्परेचर पे, तो वो स्मॉल फ्रैक्शन ही क्या कर सकता है, सिर्फ प्रोडक्ट बना सकता है. क्लियर इतनी बात? उससे ज़्यादा तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं. दैट मीन्स क्यों? क्योंकि क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि बाकी पार्टिकल्स के पास में एनर्जी नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है. एज the remaining do not have the sufficient energy for effective collision. कि उनके पास इफेक्टिव कोलिजन के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. अब हम क्या करते हैं, इनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. अब हम क्या करते हैं, इनको एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं. आफ्टर एक्टिवेशन एनर्जी मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? फ्रैक्शन का मतलब है कि हिस्सा, टुकड़ा, कितना, 50 में से कितने, 100 में से कितने, है ना? वो लगभग जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का, अटेन्स या गेन्स क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि लगभग के पास क्या आ जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाती है. मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूं इसको, ठीक है ना? मैं ऊपर लिख रहा हूं ये चीजें. तो अब क्या है कि ऑलमोस्ट पार्टिकल्स के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाती है. दैट मीन्स कि लगभग जो हैं वो क्या करते हैं, इस चीज को, मतलब इतने टेम्परेचर पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे. और ये एक्टिवेशन एनर्जी किससे दिया गया? इट इज डन by rising temperature by 10 केल्विन. हमने टेम्परेचर को क्या किया है, 10 केल्विन इंक्रीज किया. मतलब अब जो टेम्परेचर है वो कितना है, T+10 है. तो 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से लगभग फ्रैक्शन ने क्या कर ली है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन कर लिया है. एक्सपेरिमेंटल ये चीज देखी गई थी. और ये किसने ऑब्जर्व की थी? इसके बीच में ग्राफ बनाया था बच्चों, मैक्सवेल ने. ठीक है ना? मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं अभी. देखिए, मैंने बताया कि 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है वो क्या करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं. ठीक है ना? अब क्या है कि एक ग्राफ, नहीं इससे पहले वो लिख देते हैं कि राइजिंग 10 केल्विन, टेम्परेचर को 10 केल्विन इंक्रीज करने से मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, तो द फ्रैक्शन of the molecules which possess
द काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी जो अब उनको मिली है, इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि सर पहले 100 में से 30 के पास एनर्जी थी टी टेम्परेचर पे, जैसे T+10 किया हमने, बहुत सारे पार्टिकल्स के पास में, लगभग फ्रैक्शन के पास में एक एनर्जी आ चुकी है, और ये एनर्जी कौन सी है, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो थ्रेशोल्ड के इक्वल है, और ये अब क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लगभग सभी पार्टिकल्स के पास में हो, उतनी एनर्जी सभी पार्टिकल्स के पास में हो कि वो क्या कर सकें, इफेक्टिव कोलिजन कर सकें। तो द एनर्जी जो पजेस्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, उसे कहा जाता है, जो लगभग फ्रैक्शन के पास में होती है, उसे क्या कहते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बनाया गया है इन रियल, तो ठीक है ना, क्योंकि हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप इसके बारे में। यूजिंग किसका यूज करके, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब समझ में आई बात, ये ग्राफ को बनाएंगे समझ में आएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन क्या था, टी टेम्परेचर पे ज़्यादा पार्टिकल्स के पास में एनर्जी नहीं होता, जैसे ही टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाया जाता है, हर एक फ्रैक्शन के, हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी आती है, या फिर मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन के पास वो एनर्जी आती है, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब हम ग्राफिकली इसको समझेंगे। ग्राफ बनाया गया है जो हमें ये रिप्रेजेंट करके दिखाएगा इन रियल ऐसा हुआ था, हालांकि हम तो सिर्फ उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये सच है, ये करके देखा गया है एक्सपेरिमेंटली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके कि वो डबल होता है, या डबल से भी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। हम बस उसको ग्राफिकल पोर्शन में समझ सकते हैं। तो देखिए, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने किया, अभी हम ग्राफ पे बात करते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से देखना इस चीज को। यहां हमने लिया है काइनेटिक एनर्जी को, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बीच में और किसके बीच में, फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ को बनाया था, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाया गया। अब क्या है, एट टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर पे क्या हुआ कि यहां पर आपके पास क्या था, इनिशियल पोर्शन था, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ये टेम्परेचर किनको, इतने फ्रैक्शन को मिला, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, और एक बड़े से फ्रैक्शन को ये टेम्परेचर जो है वो मिल जाएगा। कुछ समझ में आई बात है। एंड आफ्टर दैट ये आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है ना। अब ना मैं यहां की बात कर रहा हूं, मान लूं कि मैं, ये क्या है आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये कौन सा है आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान दो बात पे, ये क्या है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसा क्यों है, क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, लेकिन मिलता किसको है, फ्रैक्शंस को। मतलब जब इतने फ्रैक्शन को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहां ध्यान दो कि इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में फ्रैक्शन को इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में लग गए थे। तो मतलब इतने फ्रैक्शन को क्या मिली है, काइनेटिक एनर्जी मिली है। मैक्सिमम फ्रैक्शन तो इतना ही है ना, इससे ज्यादा पार्टिकल्स को तो काइनेटिक एनर्जी मिली ही नहीं। मान लो कि यहां पर टोटल क्या है, इतने प्रोडक्ट के हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इतनों को एनर्जी मिली, इतनों को मिली, मतलब मैक्सिमम एनर्जी फ्रैक्शन को मिल गई। और यहां पर जो एनर्जी फिर होती है उसको हम क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी,
मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा पार्टिकल्स के पास में एनर्जी गई ही नहीं, इतने ही फ्रैक्शन के पास में गई है। तो जो मैक्सिमम पहुंच जाए उसी को तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, कि जो ऑलमोस्ट सभी के पास में हो, ऑलमोस्ट सभी के पास में हो। इसके बाद प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, फ्रैक्शन डिक्रीज होता गया रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की बात थी, तो ये बनाएंगे प्रोडक्ट। यहां मान लो कि ये आपके पास क्या है, एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, ए। तो क्या है, ध्यान से देखो, मान लो मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, इतने की, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी और क्या दिया, डी। मतलब ये ए बी सी डी क्या है, ये वो पोर्शन है जिसके पास एनर्जी किससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा। इतने फ्रैक्शन के पास, सारे के पास नहीं है, इतने फ्रैक्शन के पास में क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। यहां मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब एनर्जी डिक्रीज हुआ कोलिजन के दौरान तो सिर्फ इतनों के पास क्या बची, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा। इतना ही जो पोर्शन है ना, यहां दिख रहा है जो आपको, ये सिर्फ यही क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ए बी सी डी क्या है, एट टी टेम्परेचर ए बी सी डी क्या है, वो एरिया है जो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। वेयर, जहां पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी को, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा जिन मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी आएगी सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे, और थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल, क्योंकि इससे पहले जो ये वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये जो एरिया है, इनके पास तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी थी नहीं, क्योंकि एनर्जी तो नीचे रिप्रेजेंट की गई है। अब हमने टेम्परेचर को क्या किया, 10 केल्विन इंक्रीज किया एट टी प्लस 10 टेम्परेचर। इतने केल्विन टेम्परेचर पर क्या हुआ, देखो जरा, एक बात समझना, जब टेम्परेचर ही ज्यादा है, जब टेम्परेचर ही ज्यादा है तो पार्टिकल्स को पहले ही क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। टी टेम्परेचर पर जो बाद में मिली थी वो एनर्जी पहले ही मिल जाएगी। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ समझ में आई बात है? क्यों, ये ग्राफ किसके लिए है, टी के लिए, ये ग्राफ किसके लिए है, टी प्लस 10 के लिए। और ये मैंने बताया था मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के हिसाब से बनाया गया है। तो 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स थे, जो फ्रैक्शन था, जिसको 298 केल्विन पे वो एनर्जी मिल रही थी, अब तो 308 है, वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उस फ्रैक्शन को पहले ही मिल जाएगी, ठीक है ना। और वो किस ग्राफ को, इस ग्राफ को फॉलो करेगा। लेकिन थ्रेशोल्ड तो अब भी वही है, वो थोड़ी ना चेंज हुई है किसी के लिए, मतलब ये रहा। अर्थात इससे इधर इधर जो है वो अब क्या करेगा, प्रोडक्ट बना रहा है। और इसको हमने, ये था बी सी और ए बी सी डी था ना, ई और एफ नाम दे दिया हमने इसको। कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं, बी सी ई एफ की, बी सी ई एफ की। और ध्यान से देखो ये क्या है, वो रेज हुआ है, बढ़ा है इतना, है ना। तो ऐसा नहीं लगता कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है वो 2 टाइम्स है ऑलमोस्ट, किसके, ए ई एफ डी के। जो ए बी सी डी है ये इतना, लेकिन मैं तो टोटल टी प्लस 10 की बात करूं तो इतना एरिया है। अर्थात ए बी सी डी जो है वो 2 टाइम्स है किसका, ए ई एफ डी का। ये बस इतना एक्सपेरिमेंटल पोर्शन देखा गया था कि अगर हम टेम्परेचर को 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो रेट 2 डबल और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा टाइम्स क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी उतना ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। थ्योरी सिंपल है, एक लाइन लिख दूंगा शायद पूरी बात क्लियर हो जाए। पूरी बात का कंक्लूजन होगा हमारे पास ये, द रेट, द इंक्रीज इन रेट of reaction the increase in rate of reaction with
इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद रखना किसके कारण है, इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। किसके कारण है, इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। किसी चीज पर फर्क नहीं पड़ा, जब 10 डिग्री आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ज्यादा कोलिजन हुए, ज्यादा एनर्जी मिल गई थोड़े से टेम्परेचर के अंदर, है ना। 10 डिग्री बढ़ाते ही ज्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़े हैं, इफेक्टिव कोलिजन बढ़े हैं। जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, उतना ही ज्यादा मिलेगा। समझ में आई बच्चों बात ये। तो ये कंट्रीब्यूशन था किसका, मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने क्या किया, ग्राफ दिया था फ्रैक्शन और किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब हमें पढ़ना है अर्हेनियस की इक्वेशन के बारे में, क्योंकि न्यूमेरिकल अर्हेनियस की इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से आता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, याद रखना बात को ये। तो चलिए चलते हैं हम अर्हेनियस की इक्वेशन के हिसाब से, जो क्वांटिटेटिवली देखी गई थी। तो बच्चों जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, किसके बारे में है, ध्यान से देखना बस बात को। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये हमारे अब की नहीं है, आगे की क्लास की है, ठीक है ना। तो आपको इसको आगे ही पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या थी, बनी कैसे थी। हम सिर्फ अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास। तो अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी जो आपको टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का एक सिंपल सा इफेक्ट दिखाती है, और वो है आपके पास K इज इक्वल्स टू A इंटू ई का पावर माइनस का EA अपॉन RT। क्या है, K रेट कांस्टेंट, A इंटू ई की पावर कितनी है, माइनस EA अपॉन में क्या है, R इंटू T है। पहले इन टर्म्स के बारे में देख लें। K क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट। क्या क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। A क्या है, इसे कहा गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और अब इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा था, लेकिन अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इस इक्वेशन को पहले तो सिर्फ ना समझते थे, ठीक है, लेकिन अब हमें इसकी पूरी थ्योरी पता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का भी पता चला कि ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। क्यों, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इट गिव्स डिटेल, ये हमें डिटेल देता है किस बारे में, अबाउट कोलाइडिंग पार्टिकल्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स in 1 second and in 1 लीटर, कि 1 लीटर आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो 1 सेकंड में कितने पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी बताता है। इसलिए ए हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। वो हम बता सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स 1 सेकंड में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट। टी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या थी, अर्हेनियस इक्वेशन थी। अर्हेनियस ने क्या बताया
कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है के के ऊपर, उसमें कुछ फैक्टर्स को यूज किए गए, वो मैंने आपको बता दिए। हर एक चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके पास कौन कौन से, एक तो ये टेम्परेचर और आफ्टर दैट ये ए और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों को नाम दिया गया, किन किन को, जो हैं ए और एक्टिवेशन एनर्जी, यहां लिख देता हूं ए एंड ई। ए जो है पूछ लिया जाता है समटाइम्स, इनको कहा जाता है अर्हेनियस, क्या है, अर्हेनियस पैरामीटर्स, इनको क्या बोलते हैं हम, अर्हेनियस पैरामीटर्स का नाम देते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो हैं ये क्या हैं, अर्हेनियस पैरामीटर हैं, क्योंकि पूरी जो थ्योरी है वो इन्हीं दो चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में जितने ज़्यादा क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स आपस में कोलोइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है रेट उतना ही ज़्यादा मिलेगा आपको। एक्टिवेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही डिसाइड करेगा ना रिएक्शन ज़्यादा होगा या धीरे होगा या स्लो होगा या फास्ट होगा, कम या ज़्यादा का इफेक्ट तो है इन्हीं दो चीज़ों का इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, आर कांस्टेंट रखते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो है ही, तो ए और ई ही हैं जो के को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अर्हेनियस पैरामीटर्स के नाम से। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अर्हेनियस की इक्वेशन ये नहीं है, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, मुश्किलें आती बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं, लोग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और दो टेम्परेचर की बात लेकर के आते हैं, कैसे? मैं बोलता हूं कि रेट कांस्टेंट 298 केल्विन पे, फिर मैं बोलता हूं रेट कांस्टेंट 315 केल्विन पे, दो टेम्परेचर हैं, आपको दो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो मैं इसीलिए एक नई इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना इसको। स्टार्टिंग में हमने इसको क्या लिखा कि दोनों तरफ ना लोग का यूज किया, तो ये हुआ लोग के, आफ्टर दैट इधर क्या आएगा आपके पास, लोग ए इंटू क्या है, ई का पावर माइनस का ई ए अपॉन में क्या है, आर टी। ध्यान दो ये है लोग ए इंटू बी, ये क्या है, लोग ए इंटू क्या है आपके पास में बी है। एक बात याद रखना, लोग नेचुरल ले लेते तो बढ़िया होता है ना, नेचुरल ही लेंगे, ये हमारे पास नेचुरल लोग है और ये भी हमारे पास नेचुरल लोग। तो क्या है, नेचुरल लोग के इज इक्वल्स टू नेचुरल लोग ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लिख सकते हैं इनको किस में, प्लस में, तो लिखूं नेचुरल लोग के, ये क्या आएगा, लोग ए प्लस लोग बी, कहां से आ गया, लोग ए प्लस में क्या आएगा आपके पास, लोग बी, और ई से नेचुरल लोग कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, नेचुरल लोग के, नेचुरल लोग ए माइनस ई ए अपॉन कितना आ गया, आर टी के इक्वल आया, लोग के इज इक्वल्स टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन में कितना है आपके पास, आर टी के इक्वल है। आई होप ये क्लियर होगा, ये बिल्कुल आसान सा पोर्शन है जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो जितनी भी आई है। अब ना मैंने बोला कि मान लो आपके पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं T1 T2 और उन पर जो रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, K1 K2 है, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये मेन इक्वेशन बना, एट T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट क्या है, K1, इक्वेशन क्या बनेगा, नेचुरल लोग K1 नेचुरल लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर T1, एट T2 पे क्या होगा, K2 कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, नेचुरल लोग K2 किसके इक्वल होगा, नेचुरल लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर T2। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। माइनस करो, 1 में से हमने किसको, 2 को माइनस किया, तो क्या मिलेगा, नेचुरल लोग K1 माइनस नेचुरल लोग K2 इक्वल किसके आएगा, इसके, नेचुरल लोग A माइनस ई ए अपॉन आर T1 माइनस में नेचुरल लोग A माइनस ई ए अपॉन आर T2। आई होप ये क्लियर है। अगर माइनस अंदर गया तो ये माइनस का और ये किसका प्लस, तो मतलब कि जो ये नेचुरल लोग ए हैं वो तो हो गया कैंसिल।
इधर क्या है, log a माइनस log b, क्या होगा log a अपॉन b, k1 अपॉन k2। इधर क्या बच गया आपके पास, ध्यान देना इस पे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कितना होगा e a अपॉन r t2 माइनस ई ए अपॉन आर t1। ये है आपके पास नेचुरल लॉग k1 अपॉन k2 इक्वल किसके आएगा, ई ए अपॉन आर को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा आपके पास t1। दिख रहा है ना ये log तो ये क्या है आपके पास log k1 अपॉन k2 ई ए अपॉन आर 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन कितना है आपके पास t1 के इक्वल है। अच्छा, अगर हम इसको log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 2.303 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैं ले गया डिवाइड में, तो एक सिंपल सा इक्वेशन बच गया log k1 अपॉन k2 इक्वल किसके आएगा ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1, या एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा t1 माइनस t2, यही फैक्टर क्या बनेगा t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2, ठीक है ना, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, जो हमें इस पे मिलने वाला था। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाओगे के और किसके बीच में, टी के बीच में, तो ये आपको क्या मिल जाएगी उसकी स्लोप। ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस प्रकार का। स्लोप क्या है ई ए अपॉन 2.303 आर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, वो भी माइनस के अंदर। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है बच्चों, इसको कर सकते हो आप, इसके ग्राफ भी बना सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन से आप इसके ग्राफ को समझ भी सकते हो। अरेनियस का पैरामीटर आपको समझा दिया, अरेनियस की इक्वेशन के बारे में आपको बता दिया। तो आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो है इसी इक्वेशन पर पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।